नमस्कार, मैं खुशीवाश ने स्वागत करती हूँ आपका IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक जाने माने शख्सियत उमाशंकर सिंह जी, जिनको हमने बहुत से न्यूज़ रिपोर्टिंग्स और न्यूज़ चैनल्स में देखा है, जिन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी 2 बार सम्मानित किया गया है। वी वेलकम यू सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे हमें पता है कि आपको रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो एज अ जर्नलिस्ट स्टूडेंट अगर हम इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम कैसे अपनी आइडियोलॉजी और अपनी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करेंगे? जी देखिए, जर्नलिज्म में ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना सबसे अहम काम है। और जो अवार्ड की आपने बात की, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके जहन में अवार्ड नहीं होता है, ना होना चाहिए। तो जो पहली बार अवार्ड मिला था मुझे, वो पानी की जो समस्या है बुंदेलखंड इलाके में, उसको जब रिपोर्ट करने गया था, और तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं हाफ़ एन आवर बनाऊंगा, आधे घंटे की रिपोर्ट बनाऊंगा या 2-4 मिनट की रिपोर्ट बनाऊंगा। लेकिन जिस तरह के एलिमेंट वहाँ मिलते गए, उसको मैंने बिना किसी इफ़ एंड बट्स के, बिना कोई अपना नज़रिया डाले वो शूट करता गया और उसको रिपोर्ट किया, और बाद में नॉमिनेशन भेजा गया, उसको अवार्ड मिल गया। इसी तरह जो अफ़गानिस्तान की रिपोर्ट के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला, तो जो कुछ भी मैंने वहाँ पे देखा उसको सिर्फ समेटने की कोशिश की, उसमें अपना कोई ऐसा एंगल डालने की कोशिश नहीं की जो कहीं मेरा नज़रिया हो। तो जब आप काम करते हैं तो अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहे होते, आपके काम की वजह से आपको अवार्ड मिल जाता है। सर, आपने जैसे बहुत जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग और इंटरेस्टिंग जो रही वो कौन सी रही, और आप हमारी ऑडियंस को ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मुझे हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में काम करना बहुत चैलेंजिंग लगता है, और मुझे वहाँ काम करके, चाहे स्थिति कितनी भी दुरूह हो, कितनी भी मुश्किल हो, शेलिंग हो रही हो या फायरिंग का ख़तरा हो, तो मुझे ऐसे इलाके में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि उसका रिस्क फैक्टर होता है, और जो बहुत सारे सेफ्टी टिप्स जो हैं वो मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं, किसी वॉर जोन में, किसी वॉर लाइक सिचुएशन में, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में, तो सेफ्टी बहुत कुछ जो है वो आपके ऊपर के साथ साथ आपकी किस्मत पे भी निर्भर करता है। जहाँ तक जो आपके ऑडियंस है उनके लिए, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो आपके ऑडियंस हैं वो भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट होंगे या जर्नलिज्म से जुड़े लोग होंगे, तो जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में जाएं तो जितने भी तरह के जो आपको इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि आप किसी वॉर जोन में जा रहे हैं तो जो उस इलाके को होल्ड कर रहा होता है उसके अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें, और जो सेफ्टी गियर्स है उसका इस्तेमाल करें। अन्यथा रिस्क लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जब हैं तभी आप कोई रिपोर्ट अपने दर्शकों तक लेकर आ पाएंगे। सर, जैसे हम सब जानते हैं कि आपने फॉरेन अफेयर्स में महारत हासिल कर रखी है, तो उसमें हम अभी हाल ही में G20 की अध्यक्षता मिली है हमारे भारत को, तो वो आपके हिसाब से कैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल है हमारे इंडिया के लिए? ये देखिए, भारत लगातार इस कोशिश में है कि वो एक वर्ल्ड प्लेयर बने, और वर्ल्ड प्लेयर है। भारत का अपना एक प्रभाव है, और जब ये अध्यक्षता भारत के पास आई है तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो टेररिज्म का मामला हो, चाहे वो आर्थिक रूप से दुनिया के अलग अलग देशों की प्रगति का मामला हो, पूरी दुनिया की आर्थिक प्रगति का मामला हो, किस तरह के तरीके अपनाए जाएं, टेररिज्म को कैसे कंटेन किया जाए, तो उस पर भारत का अपना एक से होगा मेज़बान के तौर पे। और दुनिया के जो 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आएंगे तो इससे भारत के प्रभाव में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। जैसा अभी हमने बाली में देखा, इंडोनेशिया में देखा कि किस तरह से उन्होंने होस्ट किया, और चलते चलते उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, और उनको उम्मीद है, यानी इंडोनेशिया को उम्मीद है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को उम्मीद है कि भारत उससे ज़्यादा बेहतर करेगा। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आप NDTV के साथ एसोसिएटेड हैं, और आपने मोबाइल जर्नलिज्म को इस एक नई टेक्निक को आगे बढ़ाया है। कौन था जिसने आपको इतने अच्छे से सपोर्ट किया और आप इस राह पर आगे बढ़ पाए? ये देखिए, मैं सच बात बताऊं तो ये मेरा इनर सेंस था जिसने मुझे अच्छा करने को कहा, और मैंने अच्छा किया। NDTV ने ये फ़ैसला किया, जबकि मोबाइल जर्नलिज्म जो है वो हमें करना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रोते धोते करता या मैं खुशी खुशी और आगे बढ़ के करता। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना, और हर दिन कुछ ना कुछ, आज की तारीख में भी मैं सीखता हूँ, चाहे वो इक्विपमेंट के तौर पे, और क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ, या कौन सा तरीका मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ कि अपने स्टोरी को, अपने विजुअल स्टोरी को ज़्यादा बेहतर तरीके से कह पाऊँ। तो ये रोज़ सीखने की प्रक्रिया है। आपने महारत शब्द बोला, मुझे नहीं लगता अभी भी मैंने महारत हासिल की है। हाँ, एक तयशुदा तरीके से जो मिनिमम कॉमन जो एक एक्सपेक्टेशन होता है वो मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो किसी भी तरह के माहौल में रह के कर रहा हूँ, चाहे वो किसी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू हो, या वॉर जोन हो, या बाढ़ हो, कोई भी माहौल हो, तो उसमें जो
मुझसे एक जर्नलिस्ट के तौर पे उम्मीद होती है कैमरे के साथ, वो बिना कैमरे के मैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए करने की कोशिश करता हूँ। कई बार कठिनाई आती भी है, लेकिन उसका जो निदान है मैं वहीं देन एंड देयर ऑन द स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। सर, जैसे कि अभी आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है यूक्रेन और रशिया वॉर के लिए, तो सर आपको क्या लगता है, हम सुनते भी बहुत ज़्यादा हैं कि होने वाला है या हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो होगा, और अगर हुआ भी तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? जी देखिए, अभी क्या हुआ 2 दिन पहले कि रूस निर्मित एक मिसाइल जो है वो पोलैंड के गांव में आके गिरा। उसके बाद अंदेशा इस बात का बढ़ गया, क्योंकि जो नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि किसी भी एक देश पर हमला तमाम नेटो देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। तो अगर जो ये रूस का मिसाइल था, जो कि था रूस निर्मित था, वो पोलैंड पे आके गिरा, तो इस बात का अंदेशा बढ़ गया। बातें पहले से चलती रही हैं कि न्यूक इस्तेमाल हो सकता है, डर्टी बम इस्तेमाल कर सकता है रूस, और उससे एक जो एस्केलेशन है टेंशन का वो हो सकता है। लेकिन जब ये हुआ तो मेरे जैसे जर्नलिस्ट को भी लगा कि अब शायद ये वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और यूक्रेन की ज़मीन के बाहर भी जाकर लड़ा जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि वो रूस निर्मित मिसाइल ज़रूर था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो तुरंत बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अनलाइकली है कि रूस की तरफ से इसको फायर किया गया होगा, तो थोड़ा सा जो आशंका थी कि ये फैल सकता है युद्ध, उसमें कमी आई। और बाद में ये पता चला कि जो एयर डिफेंस सिस्टम स्लोवाकिया ने दिया हुआ है यूक्रेन को, और क्योंकि उस दिन बहुत सारी जो मिसाइलें हैं वो यूक्रेन में आ रही थी रूस की तरफ से, तो उससे डिफेंस के लिए जो मिसाइल फायर किया गया था वो एक गलती से आके पोलैंड की तरफ गिरा। तो अब ये बात अभी तक मानी हुई बात कही जा रही है कि यही है, और इसी वजह से वो टेंशन एस्केलेट नहीं हुआ। और जो एक अंदेशा चल पड़ा था कि नेटो की सेना जो है वो अब सीधे तौर पे रूस के साथ दो अभी तो वो सिर्फ यूक्रेन को मदद कर रही है, लेकिन वो सीधे तौर पे रूस के साथ भिड़ जाएगी, तो ऑब्वियसली रूस के साथ के जो सहयोगी देश हैं वो उनके साथ आने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में एक वर्ल्ड वॉर का एक अंदेशा बन गया था, लेकिन थैंकफुली वो मामला जो है वो यहाँ तक आके सिमट गया। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मैं खुशी वाश ने कैमरा पर्सन अखिल शर्मा के साथ IMS टुडे।